जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम मुद्रा के बारे में अध्ययन करेंगे और ये कक्षा 12 का अर्थशास्त्र से संबंधित 7वां वीडियो है। इसमें सिर्फ हम मुद्रा का परिचय लेंगे और वस्तु विनिमय क्या होता है इसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं शुरुआत में। तो इस अध्याय में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें यहाँ पे दिया गया है। तो 2, 3, 4 वीडियो में हम ले करके सारे विषयों का अध्ययन कर लेंगे मुद्रा से संबंधित जो हैं। जैसे इस अध्याय में वस्तु विनिमय या प्रत्यक्ष विनिमय क्या होता है इसको बताया गया है। वस्तु विनिमय या प्रत्यक्ष विनिमय की परिभाषाएं क्या हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ क्या हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष या कठिनाइयाँ क्या हैं, मुद्रा का अर्थ व परिभाषाएं क्या हैं, मुद्रा के रूप, मुद्रा की पूर्ति, ये सारे विषय इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो आज हम वस्तु विनिमय या प्रत्यक्ष विनिमय क्या होता है यहाँ से शुरू करते हैं। तो विनिमय, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का सिंपल सा अर्थ हम जानते हैं कि कुछ लेन देन करना। कुछ हम लेते हैं उसके बदले कुछ देते हैं, या कुछ हम देते हैं उसके बदले हम कुछ लेते हैं। जैसे कि दुकान पर हम गए, उसको 10 रुपये दिया और दुकान से मैगी ले लिया मान लो, तो इसे कहते हैं विनिमय करना, कि हमने मुद्रा दिया, मुद्रा के बदले हमने वस्तु लिया। तो ऐसा विनिमय, ऐसा लेन देन जिसमें एक पक्ष मुद्रा का प्रयोग कर रहा है उसे कहा जाता है मुद्रा विनिमय। मुद्रा विनिमय। और ऐसा भी होता है जैसे प्राचीन काल में या आज भी ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कहीं आवश्यकता पड़ने पर लोग वस्तु का विनिमय करते हैं, कि किसी के पास मान लो कि आलू ज़्यादा है और उसको चाहिए गेहूँ, तो आलू अपना दिया, गेहूँ ले लिया। तो वस्तु के बदले वस्तु लेन देन करना, इसे कहते हैं वस्तु विनिमय। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है बार्टर एक्सचेंज। अब इसे डायरेक्ट एक्सचेंज भी कहा जाता है, यानी प्रत्यक्ष विनिमय भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें सीधा सीधा जिससे हम समझौता कर रहे हैं, जिससे हम लेन देन कर रहे हैं, उसको हम जानते हैं। यानी उसको हम एक वस्तु देंगे, उसके बदले दूसरी वस्तु लेंगे, तो उस वस्तु का लेन देन दोनों पक्ष सहमत हैं, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सचेंज है। देखिए हम इसको अध्ययन करते हैं, फिर आगे और स्पष्ट होगा चीज़ें। वस्तु विनिमय या प्रत्यक्ष विनिमय, पहला हेडिंग है। प्राचीन समय में मुद्रा के प्रचलन से पूर्व, प्राचीन काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मतलब कि अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो आज से 10,000 साल पहले अगर हम बात करें, 10,000 साल पहले शुरू हुआ था नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में वो पाषाण युग था, जाहिर सी बात है, तो उसमें मुद्रा का प्रचलन नहीं था। लेकिन आज से करीब 4,500 या 5,000 साल पहले आया था हड़प्पा सभ्यता। तो एक लाइन से हम समझेंगे, 10,000 साल पहले जब नवपाषाण काल था तो उस समय मुद्रा विनिमय नहीं था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। 5,000 साल पहले जब हड़प्पा सभ्यता आया हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, तो मुद्रा का प्रचलन वहाँ से हमें दिखाई पड़ता है। तो उसके बाद कई राजा महाराजा आए, उसमें से एक गुप्त वंश है। गुप्त वंश में सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रचलित हुए। मौर्य काल में मुद्रा का प्रचलन रहा, कुषाण काल में सोने के सिक्के प्रचलित रहे, सातवाहन काल में सोने के मतलब ये सिक्के प्रचलित रहे। फिर अगर हम मध्यकाल में आकर देखें तो सल्तनत काल में, मुग़ल काल में सिक्के प्रचलित रहे। और सिक्के कई प्रकार के मेटल के बनाए जाते थे, जैसे कि सोना हो गया, चांदी, तांबा, लोहा, और किसी किसी वंश में शीशे का, शीशा में शीशा, उसका भी दिखता है। और मध्यकाल में तो एक राजा ऐसा था, मोहम्मद बिन तुगलक उसका नाम था, उसने चमड़े के नोट चलवाए थे, चमड़े के मुद्रा का प्रचलन करवाया था। तो ये है मुद्रा का एक संक्षिप्त परिचय के रूप में।
तो प्राचीन समय में मुद्रा के प्रचलन से पूर्व लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति परस्पर अपनी वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान के बिना किसी माध्यम की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से करते थे। किसी माध्यम की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से करते थे कि जैसे प्राचीन काल है उसमें मुद्रा नहीं है, तो हर व्यक्ति के पास में हर आवश्यक चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जैसे उसके दैनिकचर्या के लिए, खाने पीने के लिए, पढ़ाई के लिए, पहनने के लिए सारी चीज़ें एक व्यक्ति के पास उपलब्ध हों, खुद ही उत्पादन करके सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि किसी क्षेत्र में हम कह लें कि चावल का उत्पादन अच्छा होता है लेकिन गेहूं का उत्पादन नहीं होता है, मान लें ऐसा। और अगला क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे गेहूं का उत्पादन तो होता है, व्हीट का उत्पादन होता है, लेकिन राइस का उत्पादन नहीं होता है। तो इस क्षेत्र के लोगों के साथ में क्या करेंगे, इन वस्तुओं का विनिमय कर लेंगे। चावल के बदले गेहूं ले लेंगे, गेहूं बदले चावल ले लेंगे। या कोई एक व्यक्ति है जिसको चाहिए, मान लो कि जिसको चाहिए कुछ सामान लेने, ये चावल ले लें एग्जाम्पल में, उसको खाने के लिए चावल चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति के पास में देने के लिए कुछ नहीं है। उसको चावल तो चाहिए लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है। तो गया किसी के पास, उससे काम मांगा, उसका कुछ काम कर दिया और उस काम के बदले वो राशन ले लिया, खाना ले लिया। तो काम करना, किसी की सेवा कर देना, तो ऐसे भी वस्तु विनिमय हो जाया करता था। तो ये भी वस्तु विनिमय में आएगा कि हमने वस्तु को प्रदान किया, हमने वस्तु को प्राप्त किया, लेकिन वस्तु को नहीं दे करके बल्कि सेवाओं को दे करके हमने सेवाएं की, उसकी कुछ ना कुछ काम कर दिया, उसके बदले हमें अनाज मिल गया या कुछ और आवश्यक वस्तुएं मिल गई। तो ये भी वस्तु विनिमय है। अब चूंकि इसमें किसी माध्यम की सहायता के बिना ऐसा होता था, यानी किसी मुद्रा के बिना ऐसा होता था, इसलिए प्रत्यक्ष विनिमय भी है। दूसरे शब्दों में, एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय या प्रत्यक्ष विनिमय कहलाता है। सिंपल सा, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय या प्रत्यक्ष विनिमय कहलाता है। इसे सीसी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसे सीसी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। हाँ, सीसी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अब सीसी अर्थव्यवस्था क्या है, यहाँ पे दिया गया है, वस्तु अर्थव्यवस्था को सीसी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यहाँ सी का अर्थ वस्तु है। वह अर्थव्यवस्था जहाँ वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से होता है, अर्थात वस्तु को वस्तु से बदला जाता है, वस्तु अर्थव्यवस्था या सीसी इकोनॉमी कहलाता है, या सीसी अर्थव्यवस्था कहलाता है। यहाँ पे सी क्या है, वस्तु है, तो वस्तु के बदले वस्तु दिए, उसे कहते हैं सीसी अर्थव्यवस्था। यहाँ पे उदाहरण से समझा रहा है कि वस्तु विनिमय होता क्या है। यदि मोहन के पास गेहूं की मात्रा अधिक है तथा उसे चीनी की आवश्यकता होती है, तो वह अपने मित्र सोहन, जिसके पास चीनी उपलब्ध है और जिसे गेहूं की आवश्यकता भी है, से अपने गेहूं की कुछ मात्रा देकर चीनी की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर लेगा। इस क्रिया को वस्तु विनिमय कहते हैं। अब इसमें 3-4 बातें हैं। एक व्यक्ति है जिसके पास में गेहूं की मात्रा ज़्यादा है, व्हीट की मात्रा ज़्यादा है, और अगले के पास शुगर की मात्रा ज़्यादा है। अब इस व्यक्ति को शुगर चाहिए लेकिन इस व्यक्ति को व्हीट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे समस्या हो सकती है, क्योंकि दोनों की सहमति होनी चाहिए कि हम एक चीज़ लेंगे तो दूसरी चीज़ देंगे। इसके लिए दोनों इस बात पर राजी हों कि अगली चीज़ उसको वही चाहिए। अब जैसे इसको तो शुगर चाहिए लेकिन इसको व्हीट नहीं चाहिए, इसको कुछ और चाहिए, तो इन दोनों के बीच में समझौता नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मान लो कि
इसके पास वेट की मात्रा ज़्यादा है तो ही ये दे सकेगा। अगर ये वेट की मात्रा इसके पास कम है तो ये वस्तु विनिमय कैसे करेगा? इसकी आवश्यकता के लिए वेट इसकी आवश्यकता की पूर्ति ही कर पा रहा है, तो इसके लिए इसके पास किसी भी चीज़ का सरप्लस होना चाहिए, अधिशेष होना चाहिए, किसी वस्तु की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अगर इसके पास वस्तु की मात्रा पहले ही कम है तो ये जो अधिक मात्रा है उसको देने की ज़रूरत कैसे कर सकेगा? तो इसके पास गेहूं अगर ज़्यादा रहेगा तो ही ये उसको देने की हिम्मत कर सकेगा। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं। अब कस्टमर को कहाँ ढूंढे? किसी के पास वीट ज़्यादा है, उसको वीट देना है, तो पहले वीट कौन ले, किसको रिक्वायरमेंट है, उसको ढूंढे। अच्छा, किसी तरह करते करते ढूंढ लिया कि वीट इसको चाहिए, इसको दे देंगे वीट, लेकिन ये जो वस्तु इसको देना चाह रहा है वो देना चाह रहा है गन्ना, ये गन्ना लेना नहीं इसको। तो इसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिससे गेहूं की आवश्यकता है और जिसके पास शुगर का सरप्लस है, शुगर का अधिशेष है, शुगर की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को ढूंढना अपने आप में चुनौती है। तो इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं उसको आगे तो देखा ही जाएगा। अब वस्तु विनिमय या प्रत्यक्ष विनिमय की परिभाषाएं क्या होती हैं, डेफिनेशंस क्या हैं? बार्टर सिस्टम और डायरेक्ट एक्सचेंज के। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अनुसार दिया गया, जेवेंस, थॉमस, आर.पी. कैंट, बक, टॉजिंग, प्रोफेसर मार्शल। तो कक्षा 12 की परीक्षा के लिए कोई एक आध परिभाषा जो इजी हो को लिया जा सकता है। सारा पढ़ लें एक बार कि जेवेंस के अनुसार अपेक्षाकृत कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यक वस्तु का आदान प्रदान ही वस्तु विनिमय है। यानी हम जो वस्तु दे रहे हैं किसी को वो हमारे लिए कम इम्पोर्टेंस, लेस इम्पोर्टेंस वाली होनी चाहिए, और जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर हम वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय कर रहे हैं तो ही वस्तु विनिमय कहलाएगा। अब अगर हम अपनी आवश्यकता वाली वस्तुओं को ही दे रहे हैं, जो अधिक आवश्यक चीज़ें हैं उसको दे रहे हैं, कम आवश्यक चीज़ें लेना पड़ रहा है, तो ये वस्तु विनिमय कहाँ कराए? तो मजबूरी हो गया। तो वस्तु विनिमय वहीं पर है जहाँ पे आपके पास किसी चीज़ की अधिकता है, आपको उसको देने की इच्छा है और आपको कोई अधिक आवश्यक चीज़ को लेना है, तो आप अगर वस्तु विनिमय कर रहे हैं तो वस्तु विनिमय कहलाएगा। मजबूरी में कर रहे हैं तो मजबूरी हो गया, वस्तु विनिमय कहाँ रहा। तो ऐसा जेवंस का कहना है कि आज अपेक्षाकृत कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यक वस्तु का आदान प्रदान ही वस्तु विनिमय है। थॉमस के अनुसार एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है। आर.पी. कैंट के अनुसार मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना ही, तो मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना ही वस्तुओं के लेन देन से वस्तु का विनिमय कहलाता है। अगर मुद्रा का प्रयोग कर दिया लेन देन में तब तो मौद्रिक विनिमय हो गया। बक के अनुसार मुद्रा के बिना प्रयोग का विनिमय वस्तु विनिमय कहलाता है। टॉजिंग के अनुसार उत्पत्ति का प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय कहलाती है। क्या उत्पत्ति का प्रत्यक्ष विनिमय? अब ये सब इतना कठिन से छोड़ें। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार दो पक्षों के मध्य होने वाले धन के, दो पक्ष होने चाहिए, उनके मध्य होने वाले धन के ऐच्छिक, दोनों की इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि अपना वाला दे दिया ज़बरदस्ती, उसका वाला ले लिया कि उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो दोनों की इच्छा होनी चाहिए आपस में, वैधानिक हो। अपना इलीगल सामग्री उसको दे दिया, उसका लीगल सामग्री ले लिया, ऐसा ना हो। दोनों का वस्तु अपने आप में लीगल हो। पता लगा एक ने भांग बेच के उससे चावल ले लिया, तो भांग बेचना इलीगल है, तो इसे वस्तु विनिमय नहीं कहा जाएगा। और पारस्परिक हस्तांतरण होना चाहिए। तो तीन बातें अगर रहेंगी तो हम मानेंगे कि वस्तु विनिमय है। पहला कि दो पक्षों के मध्य में जो धन है या वस्तु है उसका ऐच्छिक लेन देन हो,
दोनों की इच्छा हो, दोनों की रजामंदी हो। वैधानिक हो, यानी दोनों वस्तु जो लेन देन हो रही है, दोनों वस्तु अपने आप में लीगल हो। और पारस्परिक हस्तांतरण हो रहा हो, दोनों एक दूसरे को चीज़ें दे रहे हों, तो उसे कहा जाएगा वस्तु विनिमय। अब आगे है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए आवश्यक दशाएं या शर्त क्या होती हैं, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।